EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हमने भी इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा था मांग का नियम। तो मांग का नियम किसी भी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को बताता है। तो इस नियम के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी एक वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। तो यह नियम केवल दिशा की जानकारी देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने पर कितनी मांग घटती है और किसी वस्तु के मूल्य घटने पर कितनी मांग बढ़ती है। वो क्वांटिटी के बारे में जो मांग का नियम है वो कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यह हमें यह बताती है कि किसी वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। मांग के मूल्य लोच को इसको अनेक इकोनॉमिक्स ने परिभाषित किया है, जिसमें है प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने बताया है कि किसी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक अथवा कम बढ़ती है और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से उसकी मांग में अधिक या कम कमी होती है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने इसको डिफाइन किया है। प्रोफेसर केरन क्रॉस, इन्होंने भी इसको डिफाइन करते हुए लिखा है कि किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर क्रय की गई मात्रा में मूल्य परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से इन सभी अर्थशास्त्रियों ने मांग की मूल्य लोच को डिफाइन किया है। पढ़ेंगे हम इसमें मांग की मूल्य लोच की श्रेणियां अथवा मांग की मूल्य लोच के भेद, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मांग की मूल्य लोच की मुख्य रूप से 5 डिग्रीज होती हैं और उसमें फर्स्ट है इसमें पूर्ण लोचदार मांग या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने पर अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पर भी यदि उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। और हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ईपी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इस तरह से हम इसको शो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कहीं भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखने को नहीं मिलती। यह केवल एक काल्पनिक धारणा है। सेकंड इसकी डिग्री है पूर्णतः बेलोचदार मांग, जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी यदि उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है। और पूर्णतः बेलोचदार मांग भी ये केवल काल्पनिक है और व्यवहार में इस तरह की कोई मांग देखने में नहीं आती है। और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमें ईपी इज इक्वल टू 0 के द्वारा व्यक्त करते हैं। थर्ड है इसमें इकाई लोचदार मांग अथवा लोचदार मांग, यूनाइटेड इलास्टिसिटी और इलास्टिक डिमांड। इस डिमांड के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग को इकाई लोचदार अथवा लोचदार मांग कहते हैं। और इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ईपी इज इक्वल टू 1 के द्वारा इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो उसकी मांग भी यदि 10% ही बढ़ जाती है तो उसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। फोर्थ कैटेगरी है इसमें अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसमें जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 5% की कमी हो और वस्तु की मांग यदि 20% बढ़ जाए तो यह वस्तु की जो मांग है वो अत्यधिक लोचदार होगी। और इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसे एक्सप्रेस करते हैं ईपी ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम ईपी ग्रेटर देन 1 के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिफ्थ जो
नेक्स्ट कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी है वो है इनएलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। जब वस्तु के मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो लेकिन मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन हो तो उस वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई लेकिन उसकी मांग में केवल 10% की वृद्धि हुई तो उस वस्तु की मांग बेलोचदार मांग कहलाएगी और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं EP <1 के द्वारा हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तो थी सारी हमारी डिग्रीज जो कि हमने पढ़ी। नेक्स्ट है इसमें मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस एलास्टिसिटी, कि मांग की मूल्य लोच को हम कैसे मापें, इसके लिए अलग अलग विधियां दी गई हैं जिसमें से महत्वपूर्ण विधियां कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है इसमें प्रतिशत विधि, द परसेंटेज मेथड। सेकंड, कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड। थर्ड, बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। एंड फोर्थ एंड लास्ट, चाप विधि या द आर्क मेथड। अब इसको हम डिटेल करेंगे इसका। फर्स्ट है इसमें प्रतिशत विधि या द परसेंटेज मेथड। इस विधि का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा किया गया था और इस विधि के अनुसार उन्होंने बताया कि मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होते हैं उसमें यदि हम मूल्य में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे देंगे तो ऐसी स्थिति में हमें मांग की लोच की जानकारी हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया EP = मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। यदि हमारा आंसर या भागफल 1 आता है तो मांग की लोच कौन सी होगी, इकाई के बराबर होगी। 1 से अधिक आता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और यदि 1 से कम आता है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रोफेसर फ्लक्स ने परसेंटेज मेथड के द्वारा इसको मापने का तरीका बताया। सेकंड मेथड है इसमें कुल व्यय विधि, द टोटल आउटले मेथड। इस विधि का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया था और इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उन्होंने बताया कि मूल्य परिवर्तन से पूर्व उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय और मूल्य परिवर्तन के बाद उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की हम तुलना की जा सकती है और इस विधि के आधार पर हम कुल व्यय विधि से हम मांग की लोच को ज्ञात करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी वस्तु की मांग मूल्य की लोच उस समय इकाई के बराबर होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर या बढ़ने पर भी वस्तु पर कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है उससे पहले के कुल व्यय और वस्तु के मूल्य परिवर्तन के बाद के कुल व्यय, यदि दोनों बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी जो लोच है वो इकाई के बराबर होगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से अधिक होगी जब वस्तु के मूल्य घटने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोच है वो इकाई से अधिक होगी। तीसरा उन्होंने बताया कि मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से कम होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि भी घट जाती है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने मांग की मूल्य लोच को कैलकुलेट करने का तरीका उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि हम टोटल एक्सपेंडिचर्स की तुलना करेंगे कि जो मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उससे पहले के टोटल एक्सपेंडिचर्स की और मूल्य परिवर्तन के बाद के टोटल एक्सपेंडिचर्स की तुलना करके हम मांग की लोच को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी विधि इसमें द पॉइंट मेथड या बिंदु विधि। बिंदु विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब वस्तु के मूल्य में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर जब बहुत कम होती है तब बिंदु विधि के माध्यम से हम मांग की लोच को कैलकुलेट करते हैं।
क्योंकि मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि मांग रेखा के जो अलग अलग बिंदु हैं वो मांग की लोच की अलग अलग मात्रा को बताते हैं। और मांग रेखा के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करने का जो सूत्र है वो निम्न प्रकार होता है। मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग डिवाइडेड बाय मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपर का भाग। इस तरह से हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारी जो वस्तु के मूल्य हैं उसमें बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन है, तब यह विधि काम में ली जाती है। इसमें चाप विधि या द आर्क मेथड, जब वस्तु के मूल्यों में सूक्ष्म परिवर्तन नहीं होके बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी बिंदु विधि, वहां पर तो क्या था कि बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं तब हम बिंदु विधि को यूज करते हैं। लेकिन जब वस्तुओं के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन नहीं होकर बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं तब हम चाप विधि का प्रयोग करते हैं। तब मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के स्थान पर हम मांग रेखा के एक भाग या चाप की लोच ज्ञात करना अधिक उपयुक्त होता है। मांग की चाप लोच मापते समय मूल्य तथा मांग की मात्रा दोनों के मध्य बिंदु लेकर मांग की लोच इन बिंदुओं के मध्य मापी जाती है। और यदि हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो मांग की चाप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। EP इज इक्वल टू Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 भागफल P माइनस P1 डिवाइडेड बाय P प्लस P1। यहां पर यदि हम देखें, डिटेलिंग करें इसकी फॉर्मूले की, तो EP का मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच। Q का मतलब है परिवर्तन से पूर्व की, और Q1 का मतलब है परिवर्तन के बाद की मात्रा, क्वांटिटी। P का मतलब है यहाँ परिवर्तन से पूर्व का मूल्य, और P1 का मतलब है परिवर्तन के बाद का मूल्य। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले के आधार पर यदि किसी वस्तु के मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो तो हम चाप विधि के माध्यम से मांग की लोच को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इसमें पढ़ा कि मांग की जो लोच है उसको मापने की जो विधियां थी उन सब का हमने अध्ययन किया। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।